क्या हुआ? तेज से बोला करो यार। क्या उधर वाला? चल रहा है। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? सुनो, हेडिंग डाल ली हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा ध्यान से सुनो, बात नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वर्ड्स आपने सुना होगा या पढ़ा है अभी। अगर रे ऑप्टिक्स पढ़ लिए हो तब तो ठीक है, नहीं तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है टॉपिक। क्लास 10th में आपने पढ़ा है डिस्पर्सन। पढ़ा है क्या? डिस्पर्सन में क्या होता था? एक प्रिज्म लेते थे और उससे एक मोनोक्रोमेटिक वाइट कलर की लाइट को पास करते थे। सिंगल कलर की एक वाइट लाइट पास की जाती थी तो ये लाइट 7 कलर में ब्रेक हो जाता था। 7 कलर में इस टूटने की प्रॉपर्टी को डिस्पर्सन कहते थे। और जिस 7 कलर में ये ब्रेक होता था वो 7 कलर हमारा स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता था, जिसमें विबग्योर आता था। याद होगा आपको, ठीक है? विबग्योर होता था। ये जो हमारा 7 कलर है, इन 7 कलर को हम स्पेक्ट्रम ऑफ अ विजिबल लाइट कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? केवल स्पेक्ट्रम ही नहीं, स्पेक्ट्रम ऑफ अ विजिबल लाइट। ठीक है, सारे जितने भी विजिबल लाइट हैं उन विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, जो हमें दिखाई देने वाले लाइट हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चली कि सर स्पेक्ट्रम वर्ड वहाँ भी जुड़ा है, स्पेक्ट्रम यहाँ पे भी हमने लगा दिया, बट जो वहाँ पे स्पेक्ट्रम लगा है उसके नीचे लिखा है विजिबल लाइट और यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर उसका मतलब पहले क्या था ये बताओ। थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि डिस्पर्सन में क्या होता था, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाती थी। अब कोई ज़्यादा डेविएट कर गई है और कोई कम डेविएट की है, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है किसका? वॉलेट कलर का। और सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड कलर का। क्लियर है इतनी बात? अब हम इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो मुझे पता चलेगा कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वॉलेट कलर का। इसका मतलब हम बोल सकते थे या बोलते थे वहाँ पे, जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा झुक जाती है या डेविएट हो जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही बोलते थे। डेविएशन मतलब विचलन, जो अपना पाथ था उससे वो डेविएट हो गई। मतलब यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे कि जो 7 कलर में टूटा है, इन 7 कलर के केस में, बस अभी सुनना, इन 7 कलर के केस में अगर मैं बोलूँ कि नीचे से ऊपर जाता हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है और नीचे से ऊपर जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज करती है। यही होता है। मतलब एक तरह से सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक वे मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मैनर में इन 7 कलर के लाइट को क्या कर देना? अरेंज कर देना ही किस नाम से जाना जाएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ अ विजिबल लाइट। मतलब हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो सर उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे किसका स्पेक्ट्रम लिखना है हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके? वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम लिखने हैं तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, वही किस नाम से जाना जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कहलाएगा वो। तो चलो आओ एक बात सुनो थोड़ा ध्यान से। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आने वाली जो रेज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, बात बंद कर लो।
अल्ट्रावॉयलेट रेज, विजिबल रेज, ठीक है। फिर आता है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर आता है लास्ट रेडियो वेव, ठीक है। ध्यान से सुनना, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावॉयलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रेस भी लिख सकते हो आगे, माइक्रोवेव रेस एंड रेडियो वेव्स। रेज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इनके साथ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वेव लगे हैं, दिख रहा है ना, इनके साथ वेव लगा है, तो ये वेव मतलब वही रेज ही होंगे। तो यहाँ पे अच्छा एक रेज और होती है कॉस्मिक रेज के नाम से, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट एक रे और होती है जिसका नाम है कॉस्मिक रे। ये सारे जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आने वाले रेज हैं। अब इन्हीं रेज को हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कहीं लिख दिया जाएगा ना, वही कहलाने लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन तो समझ गए होगे कि सर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको हम किसके अकॉर्डिंग, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इनको अरेंज करने का तरीका थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमने अरेंज करके ही लिखा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं अरेंज करके लिखी गई हैं। इसमें जो अरेंजमेंट में आपको कॉस्मिक रेज पढ़ना नहीं है तो आप इसको मत पढ़िएगा, बट मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ये भी इनके रेज में आती है। अच्छा एक बात और सुनो, जैसे विजिबल रे मैंने लिख दिया है, तो विजिबल रे में कितने रे आती हैं, देख रहे हो कितनी रेज है, 7 रेज हैं, ठीक है। तो ये सातों रेज यहाँ पे लिखी जाएंगी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे मान लो रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव में भी 3 तरह के वेव आते हैं, नाम सुना होगा आपने, AM, FM, अरे AM, FM ये सब रेडियो के वेव हैं। AM अलग पकड़ता है, FM अलग पकड़ता है, टीवी भी एक वेव में आता है, टीवी भी रेडियो वेव से आता है, वो अलग पकड़ता है, एक शॉर्ट वेव होता है रेडियो का। ऐसे सब में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है, हम तो इनके एक एक पर्टिकुलर पढ़ना ही है। तो यूज जब पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वेवलेंथ होता है ये पढ़ेंगे, तो सबको पर्टिकुलर हेडिंग डाल डाल के हमें पढ़ना है। जैसे मान लो अभी मैं हेडिंग डलवाऊंगा रेडियो वेव, तो मैं रेडियो वेव में लिखवाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक का वेवलेंथ होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, कहाँ यूज होता है, ठीक है, कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं, क्या इसके हार्मफुल कुछ ऐसे भी होंगे, इफेक्ट होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। बट अभी मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। सर इसको अरेंज करके कैसे लिखा गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये जितने भी रेज ऐसे लिखे गए हैं, हम एक ऐसे एरोज बना लेते हैं, ये एरो बना लेते हैं, ठीक। अब इस एरोज के हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेवलेंथ इनका कम होता है। मतलब यहीं से साफ पता चल गया सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला कौन होगा, रेडियो वेव, और सबसे छोटा वेवलेंथ, इसको भूल जाओ, ये नहीं पढ़ना है आपको, गामा रे। हो सकता है कहीं लिख दे कॉस्मिक, तो कॉस्मिक भी होगा, ये ऑर्डर है, यही ऑर्डर याद रखना है, बट आपके सिलेबस में था नहीं तो मैंने बोला इसको मत भूलना। अगर सबसे छोटा वेवलेंथ पूछा जाए तो कौन सा होगा, गामा रेज। क्लियर है, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो। और तुम्हें पता है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ यहाँ पे ऊपर जाने पे घटेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात। फ्रीक्वेंसी, अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होगी और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव की, ठीक है। वेवलेंथ इज द इन्वर्सली, अरे ये तो आपने पढ़ा है ना, लैम्डा इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और नहीं पढ़े हो तो अभी तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा। अगर आप अरे ये आप तो ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिए हो ना, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आप अभी आगे पढ़ लोगे। प्लैंक कांस्टेंट जब पढ़ोगे ना,
पढ़ा है, नाम सुना है प्लैंक कांस्टेंट का? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम्हें बताऊंगा प्लैंक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ हमेशा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जहाँ पे वेवलेंथ सर घट रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा की। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो वेव की। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव का। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा? गामा रेस का, ठीक है। अब यही याद करना है। तो उसमें तो याद था, विबग्योर करके याद कर लिया, बचपन से याद था, इसको भी याद करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब जैसे भी आप याद कर लो, मतलब आपके हिसाब से आपको जैसे भी याद होता है ना वैसे याद कर लो। बनाने का तरीका अलग अलग है, जैसे आपको बुक में दिया है उसके हिसाब से पढ़ लो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर लो। जैसे ये विबग्योर दिया है तो ये विबग्योर हर जगह वही दिया होता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो याद हो गया। यहाँ पे अब मुद्दा ये है ना कि सर गामा रे, एक्स रे किस, अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया, ऐसे दे दिया विजिबल, फिर मैंने दे दिया माइक्रोवेव, फिर मैंने दे दिया एक्स रे। मैंने पूछ दिया बताओ इसमें सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? तो जब तक आप कोई पैटर्न नहीं, ठीक है अभी तो बना है सामने तो दिख रहा है, मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि अभी आपके सामने पैटर्न नहीं बना होता तो क्या आप तुरंत बता पाते? नहीं, आपको ये याद करना पड़ेगा अरेंज। अब इसको याद करना है तो थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन्हीं को याद करने का तरीका, इधर ही लिख रहा हूँ। ये चीज़ इधर हटा के कर दे रहा हूँ कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने पे क्या बढ़ रहा था? फ्रीक्वेंसी। क्या घट रहा था? वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है। सबसे बड़ा वेवलेंथ रेडियो का है। एक याद रखो, अपने आप याद रहेगा। सबसे ऐसे याद रखो, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो का। तो सबसे छोटा किसका होगा? गामा का, ठीक है। तो बस ये क्या, फ्रीक्वेंसी उसी का इन्वर्सली है तो ऐसे भी याद हो जाएगा। अब इनको याद करने का तरीका देखना थोड़ा। क्लासिकल, ये हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसको हटा भी सकते हो। ऐसा पैटर्न बनाएं कि उसको हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे वर्ड आ जाएगा क्लासिकल। ये गड्डी है, इन है, ये माई है और ये रेंज है। थोड़ा देख लो, क्या याद हो गया? क्लासिकल गड्डी या गाड़ी कुछ भी बोल लो, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, याद हो गया? अब पैटर्न यही रहेगा। मैंने बोला इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो गड्डी से स्टार्ट कर लो। गड्डी XUV इन माई रेंज, क्लियर है? यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं, तो इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसको रखा गया है तो याद रखिए इसी के हिसाब से। तो क्लासिकल गाड़ी कोई है जो XUV है, वो हमारे रेंज में है, इन माई रेंज, ठीक। तो अब इसके हिसाब से ही सारा ये पैटर्न खेलेगा, ठीक है। अब इसमें अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, रेडियो वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो। यहाँ पे अब मैं लिखवा नहीं सकता कि किसकी क्या होती है, पूरा चार्ट बुक में दिया होता है। बुक में यहीं पे दे देगा कि इसका वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसका यहाँ, तो हमको अलग अलग पढ़ना ही तो वहीं पे लिख लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो आप एक बार हेडिंग डाले हो, उसके नीचे लिखो क्या मैं बोलता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जस्ट नीचे लिखो, फिर ये बना लेना। When all electromagnetic waves, when all electromagnetic waves when all electromagnetic waves are arranged in a increasing or decreasing manner of wavelength and frequency, manner of wavelength and frequency is known as electromagnetic spectrum.
इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिख लो, ये एकदम अच्छे से बना के लिखना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला, क्योंकि पेपर में ना एग्जैक्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको। अभी मैं सारे वेव का एक एक नंबर में वेवलेंथ बताऊँगा, अब पेपर में वो कभी याद ही नहीं रहता है। तुम खुद सोचो, मैं बोल दूँ कि इसका वेवलेंथ इतने से लेके इतने तक होता है, इसका इतने से इतने तक होता है, कितना रटोगे, पेपर में जाते जाते भूल जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको याद रखना, और जहाँ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखवाऊंगा उठा के यहीं साइड में लिख लेना कि रिवीजन करते समय कुछ तो याद रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला इसका वेवलेंथ होता है 9 × 10 का पावर 5, ठीक है, मीटर, इतना होता है। ठीक है, यहाँ से लेके सर इसका 10⁶ तक जाता है, तो आपको बस याद रखना है 10⁻⁶ से 10⁶ रेडियो वेव है। थोड़ा सा इससे छोटा ये होगा, थोड़ा सा इससे छोटा ये होगा, यहाँ जाते जाते 10 का पावर माइनस में जाने लगेगा, 10 का पावर -23 चला जाएगा ये। समझ रहे हो इतनी बात? तो बस यहीं पे वो लिखते भी चलना जहाँ पे हम बोलेंगे, तो इसको नोट करो फटाक से। इसको हम लोग के सर ने बताया था ऐसे, रेड मॉनेस्टर इन विलेज, in a village is ultimate example of gent। रेड मॉन्स्टर इन अ विलेज इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ द जेंट। इससे भी याद रखेंगे, नीचे से है रेड रेडियो वेव, मॉनेस्टर से माइक्रोवेव। ध्यान से देखो, मॉनेस्टर हो गया इन इंफ्रारेड, वी से क्या हो गया, अरे विजिबल रे, इज साइलेंट है, अल्टीमेट अल्ट्रावोलेट, एग्जाम्पल में एक्स, ऐसे इसको बड़ा बना दिया, एग्जाम्पल एक्स रेस ऑफ साइलेंट है, एंड जेंट में गामा रेस। ठीक है, रेड मॉन्स्टर इन अ विलेज इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ अ जेंट। अब जैसे याद करना, बुक में भी अलग अलग दिया है, आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसका अलग मेथड है। हो गया, नोट कर लिया। हेडिंग डालो रेडियो वेव, पहले हेडिंग डालो रेडियो वेव। लिखना, these are the EM wave of, these are the EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, these are the EM wave of longest wavelength, longest wavelength, these are the EM wave of longest wavelength and minimum frequency। ठीक है, वेवलेंथ लिखना नीचे। अब ऐसे ऐसे लिखना है, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। वेवलेंथ लिखना, रेडियो वेव हेडिंग है ना, उसके नीचे सब हेडिंग है वेवलेंथ, फिर फ्रीक्वेंसी, ऐसे अब जैसे बोलते जाएंगे डैश कर करके उसके आगे लिखते जाना। वेवलेंथ पूरा नहीं लिखना है तो लैम्डा लिख लो, याद रहेगा। वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है तो लिखना 600 मीटर से लेके 2, या 2 के लिए ऐसे डैश भी बना लो, 0.1 मीटर तक। ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, क्योंकि रेडियो वेव में ही 4 तरह की वेव आती है, मैंने बताया अभी, AM, FM, TB एंड शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटा वाला ये है और सबसे बड़ा वाला ये है। 600 मीटर से लेके 0.1 मीटर तक जाता है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, क्या वेवलेंथ। अब जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगी इसकी, तो नीचे लिखना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में लिखना वेवलेंथ सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, लिखो 500 किलो हर्ट्ज़
लिख लो, अब बोलते जा रहे हैं। 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि सर ये तो बड़ा फ्रीक्वेंसी आपने लिखवा दिया। सोच रहे हो ना कि सर मेगा और किलो में क्यों लिखवा दिया, फ्रीक्वेंसी तो कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी ऊपर रेज मिलेंगे ना उनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी, इससे कम नहीं होगी। समझ रहे हो, जैसे 10 का पावर और बढ़ता जाएगा। 10 का पावर मैंने बोला ना अभी 20 30 40 30 तक मैक्सिमम जाएगा, 25 तक। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने, 10 का पावर 3 टू 10 का पावर 6, याद रहेगा। अरे फ्रीक्वेंसी का रेंज बोलो, इधर लिख लो, 10 का पावर 3 से 10 का पावर क्या है 6। 500 किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज जा रहे हो तो मेगा हर्ट्ज मतलब क्या, 10 का पावर 6। ठीक है, 5 उस तो एक नंबर है भाई, नहीं एग्जैक्ट याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा किलो से मेगा तक जा रहा है सर इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको एग्जैक्ट में लिखवा रहा हूँ तो आप इसमें से इतना शॉर्ट करके लिख सकते हैं। चलिए अब उसके नीचे लिखिएगा इसका सोर्स कहाँ से ये जनरेट होता है, सोर्स। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग सोर्स के आगे डैश करके लिखो, ऑक्सीलेटिंग चार्ज। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था उसके नीचे लिखना डिस्कवर्ड। रेडियो वेव किसने किसने खोजा था, बताओ, नहीं पता है। मार्कोनी नाम सुना है, मार्कोनी, माइक्रोनी मत लिख देना, मार्कोनी है। ठीक है, अच्छा इस हिंदी में पता है रेडियो वेव्स से मतलब क्या है, बिना तार के इधर से उधर कोई चीज़ ट्रांसमिट की जा रही है। ठीक है, इसको बेतार प्रणाली भी कहते हैं, मतलब अगर उसमें अरेंजमेंट में जाए तो बेतार मतलब बिना तार के। मार्कोनी ने किया था, और इंडिया में भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मार्कोनी से पहले ही कर दिया था इस चीज़ का। मगर पता है फिर क्या कहते हैं, जैसे वही बात है कि अब इंडिया से किए थे तो बहुत ज़्यादा उसको पब्लिश नहीं किया गया, मगर सबसे ज़्यादा इनके नाम पे आता है। बट इंडिया में जो किया था वो कौन था, किसी को नाम याद है, नहीं याद है, चलो याद करना, याद करके आना कौन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी देखो इंडिया में, जैसे लोगों का नाम बहुत लोग का नहीं पता है। जैसे मान लो आपको एक नाम याद दिलाते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, अरे भाई पीछे बात मत करो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स में इंडिया के कई साइंटिस्टों का बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसमें से एक साइंटिस्ट जो बीएचयू के प्रोफेसर थे, उनकी एक बुक भी है द हिंद ऑफ मिस्ट्री करके, वो उनका बहुत सारा लॉ थर्मोडायनेमिक्स में है। मगर पता है बहुत अब यही है कि हम बुक ही ऐसा पढ़ते हैं कि उसमें उनका बहुत ज़्यादा नाम ही नहीं है। मगर आप थोड़ा सी स्टैंडर्ड क्लास में जब जाओगे, जैसे बीएससी एमएससी जब करोगे, तो उसमें भी उन लोगों का नाम आता है, जिक्र होता है कि इन्होंने मिलके किया था, कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिला है कि। तो यहाँ पे जैसे ये मार्कोनी से पहले भी यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं एक साइंटिस्ट ने इसको खोज दिया था, मगर इतना ज़्यादा इसको पब्लिश नहीं किया गया था क्योंकि वो ज़्यादा तक इस पर नहीं रिसर्च कर पाए। उन्होंने कुछ एक आध वेव्स को खोज दिया, बता दिया कि भाई हम ऐसे बना सकते हैं सिस्टम कि यहाँ से वहाँ तक कोई चीज़ पहुँचा सकते हैं बिना तार के, हम यहाँ से साउंड वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जैसे टीवी फ़ोन। तो अभी ये टीवी फ़ोन बना नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया। बट मार्कोनी आए तब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी, तो उस केस में इनका नाम ज़्यादा आ गया। अब सर्च करिएगा कौन था, लिखिए इसके नीचे लिखिए डिस्कवर में मार्कोनी हो गया। प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी रेडियो वेव शो करती है, लिखिएगा। प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, पहली बार सुन रहे हो? अरे अभी पढ़ोगे वेव में डिफ्रैक्शन। जैसे तुम अभी ऑप्टिक्स में दो ऑप्टिक्स है ना, रे एंड वेव, तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो यही पढ़ते हो मेनली रे ऑप्टिक्स में।
रे का हमेशा रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। वेव ऑप्टिक्स में जाओगे तो यही फिनोमिना दो और बन जाएगी, नाम होगा इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, अरे बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, YDSC नाम ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें तुम्हें डिफ्रैक्शन के और इंटरफियरेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफियरेंस पे था। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट और सिंगल स्लिट। जो डबल स्लिट था वो हमारा इंटरफियरेंस का था, और जो सिंगल स्लिट था वो किसका था, डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस वेव में होता है, और रे में क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो टोटल जितनी भी हमारी लाइट है ना, विजिबल लाइट, वो 4 प्रॉपर्टी शो करती है, आज से याद रखना। सर क्या क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसमें से रेडियो वेव्स कितनी प्रॉपर्टी शो की, 2, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। अब क्या डिफ्रैक्शन है वो वहाँ पे बात करेंगे, बस अभी समझ लो, जब पढ़ोगे तो लिंक कर लेना उस चीज़ से कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। वेव कोशिश करेंगे कि हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, यूज लिखिएगा, यूज। समझ में आ रहा है रे ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे हो कुछ? ठीक है, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देख लेना, हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा चैप्टर है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि तुमने पढ़ा होगा पहली लाइन, ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का एक खुद का ब्रांच है। जैसे मान लो तुम मेडिकल के सेक्टर में जा रहे हो और तुम मान लो कुछ डॉक्टरी में ही कुछ कर रहे हो और आँख के डॉक्टर बन रहे हो, तो तुम्हें ऑप्टिक्स फिजिक्स का एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वहाँ। भाई रे का नॉलेज तो होना चाहिए ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में तुम्हें यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो रे ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको हल्के में मत लीजिएगा, और पेपर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और अगर अच्छे से पढ़े हो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे रे ऑप्टिक्स के। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स सर पढ़ा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाएंगे। लिखिए इसमें, यूज में लिखिए, इन अ रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन हो गया। पॉइंट में करके 2 लिखिएगा, पहला पॉइंट में ये था, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब वही बताया जाता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, मौसम के बारे में थोड़ा थोड़ा इधर उधर, या उसी के बात कर रहा है रेडियो एस्ट्रोनॉमी। और रेडियो एंड टेलीविज़न में आप देख ही रहे हो क्या होता है। ठीक है, तो रेडियो वेव में याद रहेगा, वेवलेंथ सर ये है, ये इधर वेवलेंथ लिखा हूँ और उधर क्या लिखा हूँ, फ्रीक्वेंसी, 10⁻³ से 10⁻6। अब 500 लगा लेना कहाँ से कहाँ है। दूसरा हेडिंग डालो माइक्रोवेव, जल्दी। इसमें देखो, अब पेपर में ना बस इतनी चीज़ें याद रखना, मैं आपसे अभी लास्ट में इसमें टीवी, एफएम, इन सब की भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे बात कर लूँगा। अभी हेडिंग डाल लो दूसरा माइक्रोवेव पे, लिखो माइक्रोवेव में, बोले लिखो, दे आर द EM वेव they are the EM wave having a wavelength smaller to the radio wave, smaller to the रेडियो वेव। वेवलेंथ लिख लेना भाई, 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर, 0.3 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर वेवलेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी में लिखना 10⁹ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज। हर्ट्ज में ये चल रहा है और ये मीटर में चल रहा है, ये बात याद रखिएगा। हर्ट्ज में चल रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी है सर।
10 का पावर 9 हर्ट्ज, 10 का पावर 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद से क्या लिखे थे उसमें, सोर्स लिखना, इसका भी सोर्स। ऑक्सीलेटिंग करंट, ऑक्सीलेटिंग करंट इन अ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब शायद कहीं नाम सुना होगा आपने, गन डायोड, गन डायोड। अरे गन डायोड पहली बार सुन रहे हो क्या भाई? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? गोल्डस्टाइन ने छोड़ो, अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट जब कराई गई थी ना, तो वहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब्स लिया जो गया था, वो जो वैक्यूम ट्यूब लिया गया था उसमें गन डायोड लगता है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, केमिस्ट्री का टॉपिक है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो गन डायोड आपने क्या लिखा है पूरा, ऑक्सीलेटिंग करेंट इन अ वैक्यूम ट्यूब लाइक अ गन डायोड, लाइक अ गन डायोड, मैग्नेस्ट्रॉन, कैलिस्ट्रॉन, ये सब होते हैं, बट हमने बस याद करने के लिए बता दिया गन डायोड, ठीक है। डिस्कवर्ड, इसके बाद डिस्कवर्ड, सेम नाम मार्कोनी, सेम नाम रहेगा, हो गया मार्कोनी। अब यहाँ तक पहुँच गए थे तो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो इन्होंने दोनों एक ही साल में 1895 में रेडियो वेव और 1895 में ही माइक्रोवेव, दोनों को इन्वेंट कर, मतलब डिस्कवर्ड कर दिया। इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया, खोजा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी तो इन्वेंशन नहीं होगा। प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दोनों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और भी एक प्रॉपर्टी, एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंड अ पोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, यूज इन अ रडार सिस्टम फॉर नेविगेशन। माइक्रोवेव का यूज देखा होगा आपने, रडार सिस्टम में किया जाता है। इन अ रडार सिस्टम, हो गया, फॉर नेविगेशन, रडार सिस्टम में और क्या किया जाता है, रडार से क्या किया जाता है, बोलो, कोई एक लोग बताए, रडार का कोई यूज बताए, क्या किया जाता है, नहीं याद है। अरे कहाँ लगा होता है, कहाँ, केवल बॉर्डर पे नहीं लगा होता है, जितने भी एयरक्राफ्ट सिस्टम है ना, सब में रडार होता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम में अब ऊपर सुनो क्या है, हमेशा गूगल मैप काम नहीं करता है, बस ज़मीन पे ही काम करता है, ऊपर तो गूगल मैप काम करेगा नहीं। तो ऊपर भाई अगर कोई चीज़ आ रही है, जा रही है, तो उसका पता लगाने के लिए ना रडार सिस्टम लगता है, समझ रहे हो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम कहलाता है, जो डिटेक्ट कर लेता है पहले ही कि उसके एरिया में 500 मीटर कितना उसका वो है, मतलब फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो तुरंत तो तुम्हें इंडिकेट करने लगेगा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है कि दूर जा रहा है कि किधर निकल रहा है, वो सब चीज़ उसमें शो करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉर्डर पे लगा रहे। मैंने बोला कि नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब यही होता है ना, अरे भाई गूगल मैप तो यूज करते हो ना नेविगेशन के लिए, कि भाई मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, यहाँ जाना है, तो नेविगेट करता है। सेम यही नेविगेशन का काम करता है एयरक्राफ्ट के अंदर रडार, ठीक है, बताएगा कि भाई आपको इधर नहीं जाना है, इधर कुछ पड़ा हुआ है आगे, या इधर से कोई आ रहा है, आप इधर मुड़ लीजिए, इधर टावर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ नहीं जा सकते। लिखिएगा उसके नीचे, पहला यूज हो गया। दूसरा लिखिएगा, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन
बाय यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बाय यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अगला लिखना, तीसरा हेडिंग है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अरे जियो, जियो मतलब भाई जियो ये मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं, जियो स्टेशनरी। सैटेलाइट भी दो तरह के होते हैं, उसमें से एक टाइप जियो स्टेशनरी है, समझ रहे हो? पता ही नहीं है कुछ, केवल रील्स देखो, रील्स। क्या करोगे जब रील्स देखोगे तो यही ना पता रहेगा, जियो में केवल वही जियो आता है। अगला हेडिंग डालिए, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेस हो गया पहला, जैसे वेवलेंथ लिखे थे, वेवलेंथ लिखिए और फिर फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। वेवलेंथ इंफ्रारेड्स का 5 × 10⁻⁻3, जहाँ पे छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट कर देगा। 5 × 10⁻³ से लेके सर 10⁻⁻6 मीटर तक, मीटर जरूर लिख लेना आप आगे, मीटर तक। 5 × 10⁻³ से 10⁻6 मीटर। फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, एक्चुअल में वो 12 पे ख़त्म हुआ है, मगर ये 11 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो लिखना 10⁻11 हर्ट्ज़ टू 10⁻11 हर्ट्ज़ टू 10⁻14 हर्ट्ज़ तक। ठीक है, इंफ्रारेड है ये, 10⁻11 हर्ट्ज़ टू 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सोर्स। बताओ इंफ्रारेड कहाँ से आती है? सुना होगा इंफ्रारेड्स आ रही है सर। अरे रेस से बचने के लिए चश्मा उस्मा लगाते हो तुम, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेस, इन्हीं सब से बचने के लिए। ये जो 3 कैटेगरियाँ हैं ना, इसमें से ये दोनों हार्मफुल होती है हमारे आँखों के लिए, इंफ्रारेस। ठीक है, तो मोस्टली अल्ट्रावायलेट तो ठीक है, सन से भी निकलती है, तो सन कैसी बॉडी है? हॉट बॉडीज़ है। ठीक है, तो ये भी इंफ्रारेड भी ना हमेशा हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती है, तो लिख लो सोर्स में हॉट बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हॉट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, तो उससे IR निकलता है, इंफ्रारेड्स। ठीक है, लिख लीजिएगा किसने इनको डिस्कवर किया? विलियम हर्सल। हर्सल में HERSCHEL है, H साइलेंट है, हर्सल, विलियम हर्सल। HER है ये, हर्सल, SCHEL या L। ठीक है, ये इंफ्रारेड रेज जो है, इन दोनों वेव से पहले खोज लिया गया था। सबसे बड़ी बात ये है, ये दोनों 1895 में डिस्कवर किया गया था और ये 1800 में डिस्कवर किया गया था। ये जो बोल रहा हूँ इसको भी कहीं लिख सकते हो, जहाँ पे डिस्कवर लिखे हो ना उसके आगे लिख लो 1800 में। ठीक है, 1800, और वो दोनों उनके आगे जहाँ डिस्कवर लिखे हो ना वहाँ लिख लो 1895, 1895 दोनों। ये दोनों सेम ईयर्स में मार्कोनी ने खोजा था। इसको 1800 में इंफ्रारेड रेस को विलियम हर्सल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, सोर्स हो गया, नहीं डिस्कवर हो गया, सोर्स हो गया, प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये तो रहेगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीनों रहेगा, साथ में और भी एक दो है प्रॉपर्टी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, गर्म बॉडी से निकल रहा है तो ये रे गर्म करेगा किसी ऑब्जेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड और लिखिएगा प्रोपोगेट लाइक अ फॉग,
प्रोपोगेट लाइक अ फॉग। अरे कोहरा जो होता है ना वैसे, उसी की तरह ये प्रोपोगेट करता है। या थ्रू फॉग लिख सकते हो, लाइक फॉग की जगह यूज लिखना, यूज। एक यूज कोई बता दे हमसे, इंफ्रा कौन सा रे पढ़ रहे हैं, IR, हाँ इंफ्रा रेस का यूज बता दे कोई, एक कोई बता दे कोई। हाँ बोलो। रिमोट में, और भी कुछ? ठीक है, एक मिल गया। और भी कोई? रिमोट में होता है, सही बात है। IR यूज करते हैं, सारे रिमोट में IR सेंसर लगे होते हैं। आप देखते हैं फ़ोन से AC ऑन कर सकते हैं, उसी फ़ोन से ऑन कर सकते हैं जिसमें IR सिस्टम लगे हैं। आगे देखा होगा एक बना होगा ऐसे, यहाँ इसमें IR नहीं है, इसमें IR नहीं है। जैसे मान लो तुम अभी किसी OnePlus की कंपनी का फ़ोन खरीद लो, थोड़ा सा महंगा है, तो उसमें IR सिस्टम इनबिल्ड है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, OnePlus नहीं है, मगर अब बड़े बहुत फ़ोन बड़े जो हैं उसमें IR अब नहीं आते हैं। ऐसे नहीं आईफोन में IR सिस्टम है, नहीं है। सबका अपना अपना है कि कोई दे देता है, कोई नहीं देता है। तो IR सिस्टम से रिमोट सेंसिंग होता है, मतलब कहीं पे भी टीवी ऑन करना, AC फ्रिज, जो भी रिमोट सेंसर है ना, वो सब IR से वर्क करते हैं। तो पहला वही लिखना, इन अ रिमोट कंट्रोल। ठीक है, दूसरा लिखना इंफ्रारेस इन अ ग्रीन हाउस, इन अ ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म, टू कीप द प्लांट्स वार्म, गरम गरम रखने के लिए। ग्रीन हाउस पढ़ा होगा ना आपने, ग्रीन हाउस। हाँ, अरे वो इफेक्ट नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं मैंने बोला ग्रीन हाउस। जैसे देखो क्या होता है, सुनो भाई बात सुन लो। ठंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग सब्जी नहीं उगा सकते हैं, उगा सकते हैं। वो एक स्पेशल टाइप का घर बनाते हैं, पूरा पैक्ड रहता है, और उसमें लाइट आती है, सन की लाइट आती है, विजिबल रेज जो आ रही है ना, वो रेज आती हैं। मगर वो ऐसा है ना कि उसका नाम ही है ग्रीन हाउस, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। जो अंदर टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ट्रांसफ़र नहीं करता है, बाहर का टेम्परेचर ले लेगा। धूप की बस लाइट आ गई, वार्मर हो गया, मतलब रूम गर्म हो गया। बाहर देखोगे तो एकदम सब पानी बर्फ़ जम जा रहा है, मगर उस रूम के अंदर नहीं, उसके अंदर उन्होंने इंफ्रारेड रे लगा रखा है, क्योंकि वो किससे निकली है, हॉट बॉडी से। तो जाहिर सी बात है क्या गर्म करेगा। तो अब पूरा एटमॉस्फेयर अंदर का 22-23 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, और बाहर माइनस में चल रहा है। तो हमें मान लो कोई सब्जी उगाना है, तो उसको तो चाहिए ना भाई 22-23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा ठंडी में तो ज़मीन जम जाएगा। तो इसका मतलब हम ग्रीन हाउस घर ही बना देते हैं, इफेक्ट नहीं है। आप जो सोच रहे हो हार्मफुल्स गैसेस के बारे में, दिस इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट में आता है, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं वो, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं, मैंने बोला ग्रीन हाउस में प्लांट को वार्म करने, ग्रीन करने के लिए उनको ग्रीन रखा जाता है, उसके लिए वो वार्म करके रखते हैं उसको, ठीक है, गर्म करके रखते हैं। दो यूज हुआ, तीसरा भी लिख लो। इन रीडिंग द सेक्रेट राइटिंग on the ascent wall, पुराने वाले, जैसे पुराने ज़मानों में देखोगे ना, तो बहुत सारे दीवालों पे कुछ लिख दिया जाता था, दिखाई नहीं देता था वो। सीक्रेट उसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, मैं लिख के चला जाऊँगा, आना तो तुम पढ़ लेना भाई। तो ऐसा लिखा है कि वो तुम्हें ऐसे दिख ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो आप देखोगे कि स्पेशल टाइप का चश्मा पहनते हैं जिससे इंफ्रारेड रे निकलती है, या उस पर इंफ्रारेड रेज अगर जला देंगे तो दिखने लगेगा, समझ रहे हो। तो वही बात है, सेक्रेड रेज जहाँ पे ये होगा। और लास्ट लिख लो, चौथा या पांचवा जो भी है, इन अ नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन अ नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
ठीक है। अगला लिखिएगा हेडिंग विजिबल रेज, जल्दी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा विजिबल लाइट, वेवलेंथ में लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है विजिबल लाइट। 8 इंटू 10⁻⁻7, 8 इंटू 10⁻⁻7 टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर कम हो गया है, मगर इसका रेंज बहुत छोटा होता है। देखो -7 से -7 ही चल रहा है, समझ रहे हो ना। अब बाकी देखो -3 से -6 बड़े रेंज में है, ये ज़्यादा वेव होती है इंफ्रारेड, इसका रेंज छोटा ही होता है 10⁻, और यही बस हम देख ही पाते हैं, बाकी किसी को हम देख ही नहीं पाते हैं, और सबसे छोटा रेज ये है। अब इसमें भी तुम्हें पता है कि हमारी आंखें सारी कलर पहचान नहीं पाती है, कुछ ही कलर्स को हम देख पाते हैं। तो विजिबल रेज में भी मतलब चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी है कि तुम इन्हीं कलरों को देखोगे। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू ही क्यों आता है, और भी तो कलर है, क्योंकि विबग्योर में बी तो यहाँ से स्टार्ट है। इसका मतलब मेरी जो आंखें हैं वो वॉलेट और इंडिगो को बहुत अच्छे से देख ही नहीं पाती है। अगर उसमें हल्का सा ब्लू मिक्स कर दिया जाए तो हमें उसको ब्लू दूर से देखेंगे तो मुझे ब्लू कलर ही दिखाई देगा। जैसे तुम खुद सोचो, मैं इंडिगो या पर्पल कलर का कोई कपड़ा पहन के बहुत दूर अगर खड़ा हूँ ना, तो तुम मुझे प्रॉपर कलर नहीं बता पाओगे, मगर नीला ज़रूर कह दोगे, कहोगे कि नीला पहन के कोई बंदा वहाँ खड़ा है। बट जैसे जैसे पास आऊँगा तब समझोगे कि कलर क्या है। तो हमारी आंखें विजिबल लाइट्स जो कलर है ना, उसमें भी सारे कलर को अच्छे से नहीं देख पाती। हमारी आइज़ के भी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ हैं कि भाई इसी वेवलेंथ को तुम क्लियरली देख पाओगे। तो जितने भी विजिबल रेज हैं इतने ही वेवलेंथ के रेंज में होते हैं। फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, हर्ट्स है, ठीक है। ये सब मिटा देते, हो गया। हर्ट्स, आगे हर्ट्स जरूर लगा लो। क्लियर भाई। नेक्स्ट, सोर्स, रेडिएट बाई excited atom in a ionized gas, radiate by excited atom in ionized gas, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या लिखवा दिया, विजिबल लाइट कहाँ से आ रही है। तो सर हमने लिखवाया है कि जितने भी एक्साइटेड एटम्स हैं उसके अंदर, मतलब जैसे तुम पूरा प्रोसेस सन का रख लो, क्या सन से निकलने वाली रेज में विजिबल रेज होती हैं? हाँ सर होती हैं। तो सन कैसे बना है उसके, अब सन का पूरा प्रोसेस देखोगे तो उसके अंदर हमारे जो एक्साइटेड एटम्स हैं ना, उसके अंदर पूरा एक गैस है। सन के अंदर क्या है, पूरा गैस है, उसी गैस से निकल रही है। अब जैसे मान लो लाइट ट्रेवल करके आती है ऊपर से, तो सर वाइट कलर की लाइट होती है, वो तो मेन ही वाइट ही कलर की होती है। अब वो वाइट कलर की लाइट जहाँ जहाँ पे पड़ती है, जैसे मान लो इस बोर्ड पे पड़ रही है तो ये बोर्ड हमें पीला दिखाई दे रहा है, तुम जो ग्रीन पहने हो ग्रीन दिखाई दे रहा है, मैं पहना हूँ तो ये वाइट दिखाई दे रहा है। तो क्या है कि हमने ऐसा कलर बना के रखा है कि ये पर्टिकुलर इसी वेवलेंथ का कलर है। अब इस पे लाइट वाइट पड़ेगी तो उसी वेवलेंथ का दिखेगा जिस वेवलेंथ का मैंने इसको डिज़ाइन किया है। समझ रहे इतनी बात। तो कहने का मतलब है कि जितने भी आयोनाइज गैस हैं उनसे निकलने वाले एक्साइटेड एटम से बनता है हमारा विजिबल रेज। अब मुद्दा ये है कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो देखो लाइट, रुको, डिस्कवर इसमें लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्कवर में हमने डिस्कवर उन्हीं का लिखा है जो पर्टिकुलर जिनको खोजा गया था। अब विजिबल रेज जो हैं, तुम्हें पता होगा कि ये बहुत पहले, भाई जब से कोई भी बंदा पृथ्वी पे आया होगा तो उसको चीज़ें दिखाई देनी स्टार्ट हुई होंगी, और जब से वो
कलर पहचानना स्टार्ट कर दिया होगा, तब से कलर पहचानना स्टार्ट किया होगा, तो क्या वो तभी से सोचने लगा होगा इसके बारे में कि भाई ये क्यों है, ये क्यों है, अगर वो साइंस के बारे में जानता होगा तो इसका मतलब सर इसको किसने इन्वेंट किया? तो भाई विजिबल रे पे बहुत लोगों ने वर्क किया है, एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी लाइट के बारे में, तो आपने डिफरेंट थ्योरी पढ़ी है। जैसे अगर मैं बोलूँ न्यूटन्स की कैप्सुलर थ्योरी, तो न्यूटन ने क्या बताया कि जितने भी लाइट है वो छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्म में ऊपर से नीचे आती है, जिसको चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर ये थ्योरी फेल हो गई, लोगों ने बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर मीडियम नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फिर इन्होंने बताया कि भाई चलो ऊपर एक मीडियम मान लो अपने मन से, जिसका नाम ईथर है, ठीक है। तो लोगों ने मान लिया ईथर है, कुछ दिन तक कहानी चली। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, यंग्स और हाइजन ने इस थ्योरी को फेल कर दिया, प्रूव किया कि लाइट वेव फॉर्म में होता है, जो विजुअल लाइट है वो वेव फॉर्म में होता है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर इसको पार्टिकल बता दिया। ऐसे कहानी चलती गई है, दुनिया भर की थ्योरी मिल गई है, हाइजन का प्रिंसिपल, यंग्स का प्रिंसिपल, न्यूटन्स की थ्योरी, मैक्सवेल ने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ड्यूअल नेचर में है, प्लैंक ने बताया कि फोटोन के फॉर्म में आती है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी थी। अब किसकी थ्योरी के बारे में तुम कहोगे भाई? सबका सही है अपनी अपनी जगह पे, जो जैसे बताया है। तो कहीं ना कहीं किसी का कुछ लिमिटेशन रहा था, तभी थ्योरियाँ आगे बढ़ती हैं। जैसे अब तुम मान लो न्यूक्लियस का खोज जब किया जा रहा था, तो उस केस में तुम देखो बहुत सारी थ्योरियाँ आई, डाल्टन्स की थ्योरी है, रदरफोर्ड्स की थ्योरी है, ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो सबने पहले क्या बताया? पहले डाल्टन ने यही बताया कि भाई प्लम पुडिंग मॉडल होता है, जितने भी एटम्स होते हैं प्लम पुडिंग मॉडल में सर ऐसे तरबूजे की बीज की तरह ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे फैले होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे बीच में कहीं पे न्यूक्लियस का उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताया। बट जैसे ही एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए तो क्या धीरे धीरे सबका लिमिटेशन निकलने लगा, ऐसा है, ऐसा गलत है, फिर ऐसा। वही कहानी लाइट्स में भी थी, लाइट्स के अंदर भी दुनिया भर की चीज़ें थी। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ता गया तो लोगों ने देखा कि भाई इस थ्योरी में ये फेलियर है, हटा दो इसको, ये थ्योरी पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, इसमें भी फेलियर निकाल दिए, हटाओ अब तीसरा पढ़ेंगे। तो ऐसे बनते बनते हमारे पास 7-8 थ्योरी हो गई। हम तो अभी सब पढ़ते हैं, सारी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं है जो इसको डिस्कवर किया था। प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट आएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, सब। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन। और भी बता दो कुछ होता है? ये 5 प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मिला के। क्या क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एक और पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी लिख लो, ये भी शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यूज लिखिएगा, अब यूज तो सबको पता है, नहीं रहता तो पढ़ाई उड़ाई नहीं होता भाई। अगर लाइट, विजिबल लाइट नहीं होता तो क्या आप यहाँ बैठ के बोर्ड देख रहे होते? नहीं भाई, आपको सब एक काला काला दिखाई देता, काले कलर से मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही नहीं दिखाई देता। तो लिखिए, यूज में लिखिएगा, इट प्रोवाइड अस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। इट प्रोवाइड अस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड अबाउट अस, पूरी दुनिया के बारे में बताता है ये। वर्ल्ड अबाउट अस, अराउंड अस, सॉरी अबाउट के। दूसरा लिखना, दूसरा, और भी बहुत सारी यूज है, इसमें सब आ गया। पूरी दुनिया को तुम इसी से देख रहे हो। हमारे बगल में क्या है, हमें अभी कुछ देखना हो तो हम यही तो देख रहे हैं भाई। विजिबल है तो, विजिबल नहीं होता तो हमें नहीं दिखाई देता, समझ रहे हो? तो सब इसी में आ गया। अब इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल लिखवा सकते हैं, बट एक और एग्जाम्पल लिख लो, इट यूज इन अ केमिकल रिएक्शन। इट यूज इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इट यूज इन अ केमिकल रिएक्शन।
या इट कैन कॉज भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको ना हम बाद में, अभी जैसे मैंने बोला रेडियो वेव के अंदर बहुत सारे वेव आते हैं, AM FM, तो उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेव लेंथ होगा। उसी तरह इसमें कितने आएंगे? 7। तो क्या सातों पे बात करेंगे? जी सर, छोटा छोटा बात करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पर्टिकुलर एक एक करके पढ़ रहे हो, बस एक लिखो अल्ट्रा वॉयलेट रेस जल्दी। मुझे पता है कि केवल इसमें लिखना ही है, तो परेशान हो गए होगे। हो गया अल्ट्रा वॉयलेट। इसमें पहले लिखो वेवलेंथ, हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ में लिखना 3.5 इंटू 10⁻⁻7 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻7, ये भी छोटा ही में कैटेगरी में। 3.5 इंटू 10⁻⁻7 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻7, हो गया। फ्रीक्वेंसी में लिखना, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी होगी, तो 14 था, 15-16 के रेंज में जाएगा सर। 10⁻16 टू 10⁻17 कर लो, 15 वाला हटा ही दिए। 16 से 17 के बीच में, 15 भी रहेगा तो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, अल्ट्रा वॉयलेट है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, सोर्स हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, कॉमा, और भी सोर्स हैं इसके, कॉमा, आर्क ऑफ ARC आर्क, आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी, और भी क्या सोर्स है, कॉमा, सन, ये सब सोर्स हैं इसके, ठीक है। डिस्कवर लिखो, डिस्कवर सेम 1800 की तरह इसको भी निकाला था, डिस्कवर किया था रीटर ने, RITTER, 1800 में। अल्ट्रा वॉयलेट्स जो कि हार्मफुल रेज में काउंट होता है, बट कहीं कहीं पे यूज भी है, ऐसा नहीं कि हार्मफुल हमेशा है, ठीक है। लिखो यूज, प्रॉपर्टीज लिख लो भाई, प्रॉपर्टी। फोटोग्राफिक प्लेट्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स इफेक्ट, फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट, ठीक है, कॉमा, हाईली एनर्जेटिक्स, इसकी प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। और भी क्या होता है, वो तो यूज में आ जाएगा, चलो ठीक है, बस इतना लिख लो। देखो मेन इसका मेन है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट इसी की वजह से आता है, यूवी रे से। आपने देखा होगा कि फ़ोटो बनवाने जाते हो तो बताते हैं, जो लैब्स में बनते हैं यूवी रेस में उसको यूज़ किया जाता है, जो लैब में बने होते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट रेस उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट दिखाने लगता है। जितने भी फोटोग्राफिक प्लेट है ना, उस पर इनका इफेक्ट दिखेगा। यूज में लिखो, यूज, पहला लिखना यूज में, इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स, इन अ स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स, इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा है ये, इन a study of a molecular structure, और बताओ, कोई और बताए? दो तो दे दिया, दो मैंने लिखवा दिया।
यूवी रेस का कहीं यूज सुना है? कुछ याद आ रहा हो आपको? नहीं याद आ रहा है? मुझे याद आ गया। फूड प्रिजर्वेशन, लंबे समय के लिए ना खाने को बचा के रखना है ना, तो यूवी रेस में रख दो, यूवी रेस में रख दो। फूड प्रिजर्वेशन के यूज में आता है यूवी रेस। और डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज तो बहुत है, हमारे लिए हार्मफुल है। सबसे ज़्यादा हमारे स्किन के लिए है। इसकी वजह से ज़्यादा टैनिंग बॉडी, ह्यूमन स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा टैनिंग इसी की वजह से आती है, अल्ट्रा वायलेट रेस। आपने देखा होगा कि जितने भी मार्केट में क्रीम यूज होते हैं या आते हैं, सब में लिखा होगा प्रोटेक्शन ऑफ यूवी रेस, ठीक है, उसमें लिखा होता है। या सनस्क्रीन में अगर आते हो तो तुम उसमें देखोगे कि लिखा होता है साफ साफ UV प्लस SPF, कुछ जो ऐसे सन का पावर होता है फॉर प्रोटेक्शन के लिए, उसका SPF वैल्यूज़ इतने से इतने, वो सारे यूवीज़ के काउंट डाउन में होते हैं। मतलब हमारे जितने भी ह्यूमन स्किन के अंदर टैनिंग होती है ना, ये पेपर में एक बार आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन टैनिंग में जो अगर केस आएगा तो डिसएडवांटेज होगा यूवी रेस का। अल्ट्रा वायलेट रेस से ज़्यादा हमारे आँखों पे भी नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा अगर यूवी रेस जा रही हैं तो आँखों में जलन होगा, ठीक है, आँखें रेड हो जाती हैं, ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट में आते हैं। तो हमारे अंदर हो रहा है, तो इस अर्थ पे जितने भी मतलब ऐसे जो डायरेक्ट इफेक्ट पे आते हैं ना, जैसे जानवर भी हैं, उनके ऊपर भी अगर डायरेक्ट इफेक्ट में जाएगा तो स्किन पे तो उनको नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऊपर स्किन पे एक डिफरेंट टाइप के देखे होगे बाल ही होता है, तो उतना ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं करेगा। मगर आँखों में तो उनके भी जाएगा, तो उनके भी आँखों में इफ़ेक्ट करता है। तो ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, उनके आइज़ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। बात याद रखिएगा। हेडिंग डाल के छोड़ दिए, 2 रेस बचे हैं, एक्सरे, गामा रेस। बीच में इनके और इनके बारे में स्पेशल टाइप से पढ़ेंगे, विजिबल एंड रेडियो। कल भर का लेक्चर है, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। बस LC ऑक्सीलेशन भी कल पढ़ा देंगे, बस यही है चैप्टर में, और कुछ है नहीं।